हाय स्टूडेंट, आज का वीडियो है पार्ट 12 11th क्लास की केमिस्ट्री है। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं आज के। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट पार्ट 11 में रेजोनेंस कर रहे थे हम लोग, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना। ठीक है, इस अनुनाद संरचना में क्या होता है, अनुनाद संरचना क्यों होता है, इसकी जरूरत कब आया, ठीक है, किसमें अनुनाद संरचना का प्रतिपादन किया, सब हमने 11th में कर लिए हैं और उसका 2 एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। आज हम लोग एग्जाम्पल इसका अनुनाद संरचना का एग्जाम्पल 2 किए थे एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग आज करने वाले हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है इसका HCO3 -1, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बोलते हैं आयन, बाइकार्बोनेट। तो इसका अनुनाद संरचना कितना होता है वो चेक करते हैं कि कैसे बनाता है। देखिए, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, कार्बन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन तो क्या होता है सबसे लास्ट में रखा जाता है। अब इसके साथ हमें ऑक्सीजन जोड़ना है, तो 3 ऑक्सीजन हमने इसके साथ में जोड़ दिया। ठीक है, इस 3 ऑक्सीजन में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो सकता है, तो एक साथ डबल बॉन्ड बना लिया, इसके पास 2 लोन पेयर बच गया, इसका स्टेप पूरा हो गया। तो जब भी ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है किसी के साथ, तो इस पर क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है और चार्ज -1 होता है। अब ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना, लेकिन H भी इसके साथ में, तो इसके साथ एक H जुड़ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इस तरह सबका स्टेप पूरा हो गया। अब देखिए हो सकता है क्या इसका रेजोनेटिंग में, अब रेजोनेटिंग कैसे दर्शाया जाता है, इसका 2 तीर होता है, 2 तीरों से रेजोनेटिंग का दर्शाया जाता है। तो तीर दोनों सिरों पर तीर का निशान होता है, तो रेजोनेटिंग का दिखाया जाता है। अब रेजोनेटिंग क्या होगा कि देखिए यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना चार्ज खत्म, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसके चार्ज खत्म करने के लिए अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रख करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ से बनाएगा तो कार्बन कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा और -1 चार्ज हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ लेगा। क्यों बॉन्ड ये टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है। रेजोनेटिंग में पता है आपको कि पाई बॉन्ड ही घूमता है, यही डीलोकलाइज होता है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, इसका स्थान दोबारा दिया जाता है। जैसे यहां से हुआ तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कार्बन के वैसे ही है। ठीक है, अब ये कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बनाया, जैसे डबल बॉन्ड है चार्ज खत्म, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, अब इसके पास क्या बन गया, 2 लोन पेयर बच गया, चार्ज खत्म, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब जैसे यहाँ पर 5 बॉन्ड हुआ, तो इसने वापस क्या किया, अपना ये वाला बॉन्ड खींच लिया, ये बॉन्ड तोड़ लिया, जैसे तोड़ा तो ये ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके खींच लिया, तो इसके पास कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, -1 चार्ज हो गया। ठीक है, इस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजोनेटिंग से। क्यों, यहाँ देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर से एक सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड में रेजोनेटिंग क्या करता है, पाई बॉन्ड में रेजोनेटिंग कभी भी नहीं घूमता, वो फिक्स होता है। सॉरी, पाई बॉन्ड कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी किसका, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, घूमता नहीं है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। तो पाई बॉन्ड जहां बना वही टूट गया पाई बॉन्ड यहाँ से, तो इस पे तो कोई सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, तो ये ऑक्सीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रखा जैसे, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूट करके वापस खींच लिया, हो गया। अब दोबारा जब इस पे कोई इस ऑक्सीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का कोई फर्क रेजोनेटिंग पर नहीं पड़ता, सिग्मा बॉन्ड नहीं घूमता है, वो फिक्स होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज होता है। यहाँ देखिए, अब पाई बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, पहले था पाई बॉन्ड यहाँ पर और दूसरे वाले में पाई बॉन्ड यहाँ पर। अब फिर वही काम हो सकता है कि अब इसके आगे यहाँ पर फिर अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, माइनस चार्ज है, तो फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच करके माइनस चार्ज, फिर यही मिल जाएगा हमको। यानी इसका 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, इसका फाइनल क्या हो जाएगा कि देखिए, फाइनल यहाँ कार्बन, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड तो सबके साथ बन रहा है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के
सिंगल बॉन्ड तो बन रहा है सबके साथ में। अब तो कभी यहाँ डबल बॉन्ड है और कभी यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी मतलब यहाँ पर इसको हम लोग डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड को दिखाते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, ये घूम रहा है, यानी पाई बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड कौन बना रहा है, पाई बना रहा है। पाई बॉन्ड कभी यहाँ है, एक दूसरे वाले में यहाँ पर है, तो फिक्स तो नहीं है, लेकिन सिंगल बॉन्ड फिक्स है, सिग्मा फिक्स है। तो यहाँ पर हमने इस तरह डॉटेड लाइन से दिखा दिया। इसके क्या कर दिया, यहाँ पर एच है, इसको पूरा घेर करके हम इस चार्ज का देते हैं -1। कितना देते हैं, -1 सब। तो इसका ये दोनों को मिलाकर के सम्मिलित रूप है, इसी को बोलते हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है, अनुनाद संकर। ठीक है, इसको अनुनाद संकर बोला जाता है। तो कितने इसका बना, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो गई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बराबर 2। कितना हो गया, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया। इस तरह से हमने बाई कार्बोनेट का लिख लिया। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं रेजोनेंस का। एग्जांपल नंबर 4, C6H6, जिसका नाम है बेंजीन। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बेंजीन में। तो सबसे पहले बेंजीन में हम लोग देखते हैं कि बेंजीन में होता क्या है, बनता कैसे है। देखिए बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। ये एक रिंग बनाता है, ठीक है, जिसके 6 साइड होते हैं। तो ये कार्बन जुड़ा यहाँ पर, फिर यहाँ कार्बन है दोनों जगह पर, फिर ये सीधा गया दोनों, फिर यहाँ कार्बन है दोनों जगह पर, फिर यहाँ पर आया कार्बन, ये कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 2 2 4 2 6 कार्बन हो गया। और 6 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन है, यानी 6 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये बेंजीन का रिंग होता है, C6H6 होता है। ठीक, अभी रिंग कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें देखना क्या कि ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन कितना बंध बना पाया, अभी तक 3 ही बना पाया। देखिए सब कार्बन 3 ही बंध बनाया, अब हमें 4 बंध पूरे करने हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि कहीं से भी कार्बन को ले लीजिए, जहां से मर्जी आपको, जिस कार्बन से, किसी भी कार्बन से डबल बॉन्ड बनाइए और एक छोड़ करके डबल बनाना शुरू कीजिए। मैं यहाँ इस कार्बन से लेता हूँ, इस वाला कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड बनाता हूँ। अब देखिए इसकी 4 हो गई पूरी वैलेंसी, इस कार्बन की भी 4 हो गई। अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो सकता है, नहीं। तो एक डबल बॉन्ड बनाए, एक छोड़ करके फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ बना दिया, फिर इसको छोड़ करके डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे। तो देखिए सारे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। इस तरह पूरे रिंग में 3 डबल बॉन्ड बना, यानी 3 पाई बॉन्ड है। ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड। अब बाकी जितना भी हो सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सभी क्या है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड बना, 3 डबल बॉन्ड बनाने से हमारा क्या हुआ, रिंग पूरा हो गया। अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। ये पूरे बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये। तो बेंजीन जानना जरूरी था, बेंजीन में कितना होता है, 3। अब इसी को हम लोग, इस बेंजीन को किस रूप में दर्शाते हैं, ये पूरा कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिख करके सिर्फ हम रिंग बनाते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं दिखाया जाता है, जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां वहां क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। इस तरह हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखा करके क्या करते हैं, इसके ठीक है, इसकी हम लोग इस तरह से दिखाया जाता है। अब इस तरह दिखाया जाता है, देखिए अब जहां डबल, कहीं से भी, इसे भी जहां से मर्जी आप डबल बॉन्ड शुरू कीजिए, एक छोड़ करके फिर एक डबल बॉन्ड लगाइए, फिर एक छोड़ करके फिर एक डबल बॉन्ड लगाइए, कहीं से भी शुरू कीजिए आप। इस तरह से ये बेंजीन रिंग बन गया। अब इस बेंजीन रिंग को ही हमें लेके चलना है, हमें और रिंग से मतलब नहीं है कि कौन सा रिंग है, क्या होगा नहीं होगा, किसी रिंग से मतलब नहीं। ठीक है, इस रिंग से मतलब, इसी रिंग का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले इसको देखते हैं कि पहले कैसे ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कैसे होता है, कि पाई बॉन्ड कहां से आता है और कैसे इस पर रिंग होगा, कैसे मिलेगा। इसके कितने, इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन बाकी हम लोग 5 ही पढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं इसका डीलोकलाइज करना, रिंग बनाना पहले। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है।
तो अब करेगा क्या कि कहीं से भी आप ले लीजिए बेंजिंग रिंग में, जहां से मर्जी वहां से हम शुरू करते हैं, वहां से इसको तोड़ना शुरू करते हैं, किसी भी बेंजिंग रिंग से हम लोग तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब इस बेंजिंग रिंग को हम लोग तोड़ते हैं क्या, देखिए पहले यहां से, ठीक है, इस बेंजिंग रिंग को अब यहाँ वाला क्या करेगा कि ये अपना ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये पाई बॉन्ड जैसे तोड़ेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ा और पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपना क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच करके इसको दे दिया। समझिए यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटा, पहले पाई बॉन्ड टूटता है इसमें, तो पाई बॉन्ड टूटा तो देखिए क्या होगा यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो पहले यहाँ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। ये यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड वैसे के वैसे रहेगा, दो बॉन्ड, एक ही बॉन्ड टूटा है। अब ये निगेटिव चार्ज हो गया, तो आगे आपको पता ही आगे क्या होगा। अब देखिए आगे वाला में क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस वाला चार्ज है यहाँ पर, तो आगे ये प्लस चार्ज तो वैसे कैसे रहेगा, इस पर प्लस चार्ज है। ठीक है, ये प्लस चार्ज वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहां से ब्राइटनेस कम हो रहा है, यहां से क्या होगा, ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये माइनस चार्ज है। तो अब ये क्या करेगा कि जो माइनस चार्ज है, अब यहां से अपना माइनस चार्ज है, अब माइनस चार्ज है तो इस इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ बॉन्ड का खींचा हुआ है, ये यहाँ से दोनों बॉन्ड जो टूटा है तोड़ने के बाद ये खींच लिया तो ये माइनस चार्ज हो गया। अब यहाँ पर ये वापस से इलेक्ट्रॉन रखेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ ये बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड, 2 इधर 2 इधर, एक हाइड्रोजन जो है 5। अब ये वाला क्या करेगा अपना कि यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ खींच लेगा ये वापस। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, खींचा तो ये कौन चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ हो गया। ठीक है, आगे क्या होगा, अब इसके आगे फिर ये माइनस चार्ज क्या होगा, यहाँ से माइनस चार्ज, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, फिर ये अपना रखेगा यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा इसके, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड तो ऑलरेडी है, अब ये यहाँ पर रखा, यहाँ बॉन्ड बनाया। जैसे यहाँ बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। यहाँ पर कौन हो जाएगा, माइनस चार्ज। ये तो पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी। इसके आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पर ये अपना क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन रखेगा, रख करके बॉन्ड बनाएगा। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन रख करके वहां बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रखा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा तो ये ऑलरेडी पहले से बॉन्ड है, ये वाला पहले से बॉन्ड है, यहाँ पर यहाँ रख करके ये बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ रख करके ये बॉन्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन रख करके, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब दोनों रख के बनाया तो इसका भी चार्ज खत्म, इसका भी चार्ज खत्म। तो यहाँ से चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से चले थे तो यहाँ बॉन्ड देखिए, जहां पर ये बॉन्ड था, मान लीजिए इस 1 नंबर पे बॉन्ड था, ये 2 नंबर है, ये साइड 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर साइड है। साइड की बात करते हैं, देखिए जहां 1 नंबर पे साइड पे बॉन्ड था, 3 नंबर पे था और 5 नंबर पे था। अब देखिए यहाँ पर वही शुरू करते हैं, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ 1 नंबर पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ 2 नंबर पे डबल बॉन्ड नहीं है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया है। माने देखिए अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, जहां बॉन्ड नहीं था वहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया हमको। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर है यहाँ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा, वही चीज यहाँ मिल गया हमको। अब यही हम लोग रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगी कि चार्ज सब खत्म हो गया, हमने चार्ज यहाँ से लेके चले थे, चार्ज खत्म। इसका मतलब क्या है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपका जो पहला वाला है, तो पहला वाला बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है, फिर इसकी रेजोनेटिंग जो होगा
वो क्या हो जाएगा, जहां बॉन्ड नहीं था वहां बना ये वाला, तो दो, एक नंबर लास्ट नंबर उठा दिया, इससे रेजोनेटिंग कितना हो गया, दो अनुनाद संरचना, कितना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, अब इसका अगर अनुनाद संकर देखा जाए हाइब्रिड, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, फिक्स नहीं है, लेकिन ये तो सिंगल बॉन्ड फिक्स है, इसलिए इसको क्या करते हैं, रिंग में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, इसको ऐसे पाई बॉन्ड सब जगह फिक्स है, पार्शियल पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इस तरह से इसका फाइनल, या फिर इसको डायरेक्ट लोग क्या कर देता है कि कम समय लगे या फिर हम लोग जल्दी से बना लें, इसको ये लोग रिंग बना देते हैं, इसलिए हम लोग, या इस तरह भी बनाया जाता है, या फिर इसको हम लोग कंटिन्यू कर दिया जाता है, पाई बॉन्ड शिफ्टेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक देखा गया कि इसकी पांच रेजोनेटिंग भी होती है, दो होता है, तो दो ही हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये 100 में से ज्यादा परसेंट यही दिखाता है हम लोगों को, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इस 5 रेजोनेटिंग भी बनाता है, वो भी हम लोग बना लेते हैं। ये दो पहले वाला, पहले वाला रेजोनेटिंग एक, दो रेजोनेटिंग हो गया। इसका तीसरा रेजोनेटिंग भी बनता है, और बताते हैं किसने दिया था, हम लोग इसको क्यों नहीं पढ़ते, दो ही रेजोनेटिंग पढ़ा जाता है। ये यहां से सीधा मिला दिया, ठीक है, एक यहां बॉन्ड, एक यहां बॉन्ड, तीसरा रेजोनेटिंग हो गया। चौथा रेजोनेटिंग यहां से सीधा मिला दिया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक छोड़ करके। पांचवा रेजोनेटिंग इधर से मिलाया, अब इधर से मिला देते हैं, 5 रेजोनेटिंग बना इसका। 5 रेजोनेटिंग में ये दो वाले को, ये दो होता है, इसको बोला जाता है कैलकुलेट संरचना। ठीक है, ये जो पहला वाला होता है ये होता है 39%, और दूसरा वाला भी ये संरचना होता है वो 39%। ये तीसरा वाला होता है, ये सम 7 बराबर होता है 7.3%, ये भी होता है 7.3%, ये भी होता है 7.3%। ठीक है, तो ये तीनों संरचना को हम लोग कहते हैं देवार संरचना, इसको बोला जाता है देवार स्ट्रक्चर बोला जाता है, स्ट्रक्चर देवार संरचना। ये टोटल मिलाकर के होता है 7 तरीके का 21.9%। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों मिलाकर के इसको बोला जाता है कैलकुले, कैलकुले संरचना, कैलकुले स्ट्रक्चर। ये होता है आपका, दोनों जोड़ दीजिए तो 78%। ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं, ये दीवार संरचना को स्टडी नहीं किया जाता। लेकिन ऐसे देखा जाए ये 5 तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, लेकिन दो इसका क्या है, मुख्य है, जिसको हम लोग प्रमुख मानते हैं, इसको कैलकुले संरचना के नाम से जाना जाता है। संरचना 78% होता है। तो ये आपका जो है, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग 4 हम लोग एग्जांपल कर लिए रेजोनेंस का। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। चाहे इसका दो मुख्य बात देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं कि इसका मुख्य बात क्या है अनुनाद का, आपको मुख्य बात याद रखना है, दो है। पहला नंबर है कि अनुनाद अणु को अस्थायित्व प्रदान करता है। जो अनुनाद हम लोग बनाते हैं ये अणु के अस्थायित्व प्रदान करता है, इसलिए बना अनुनाद संरचना। तो क्या लिखेंगे, अनुनाद अणु के अस्थायित्व, अनुनाद अणु को अस्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा, अनुनाद संकर, इसको बोला जाता है अनुनाद संकर,
ना संकर की ऊर्जा, ना संकर की ऊर्जा किसी भी विहित विहित, विहित किसको बोला जाता है, किसी भी विहित संरचना, विहित संरचना को कहा जाता है कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोले या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोले, ठीक है। तो अनुनाद संरचना की जो ऊर्जा होती है, जो अनुनाद संरचना की, जो संकर की जो ऊर्जा होती है किसी भी विहित संरचना यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये विहित संरचना, ये जितने भी हैं, जितने भी दिख रहा है सब विहित संरचना है, ठीक है। विहित संरचना यानी कोनिकल स्ट्रक्चर की ऊर्जा से कम होती है, और जिसकी ऊर्जा अणु की कम होगी वो ज्यादा स्थायी होगा, कम होती है, किसी भी ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। इसका क्या हो गया, मुख्य बात, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा एक और इसका मुख्य बात है अनुनाद का, दूसरा बात क्या है कि अनुनाद के कारण बंधों के, अनुनाद के कारण बंधों के औसत मान ज्ञात होते हैं, औसत मान ज्ञात होते हैं, ठीक है। बंधों के औसत मान ज्ञात होते हैं, ये इसका दो मुख्य बात था, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी, ठीक, जिसको बोलते हैं वेस्पर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक, इसको कहा जाता है प्रतिकर्षण सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि होता क्या है, प्रतिकर्षण सिद्धांत होता क्या है, किस तरह से होता है, प्रतिकर्षण सिद्धांत। सबसे पहला इसमें ये, आखिर ये वेस्पर थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ा, तो देखिए लुईस बिंदु जो संरचना है जो हम करते हैं, तो लुईस बिंदु संरचना जो है अणुओं की आकृति बताने में क्या था, वो उसकी व्याख्या करने में असमर्थ था। जितना हमने पीछे पढ़ा ना कि लुईस बिंदु संरचना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो लेविस डॉट जो स्ट्रक्चर था ये अणुओं की आकृति बताने में क्या था, समर्थ था। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर अणुओं की आकृति यानी शेप, आकृति, जैसे आपको ऐसे कौन कौन सी आकृति हो सकता है, जैसे मतलब पिरामिडल हो गया, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, या फिर और कह सकते हैं इसको स्क्वायर प्लानर etc की व्याख्या करने में, मतलब इस आकृति की व्याख्या करने में असमर्थ है,
असमर्थ है। मैंने उसको नहीं बता सकता लेविस डॉट कि इसमें इसकी आकृति कैसी होगी। तो लेविस डॉट सिर्फ क्या बताता है, देखिए लेविस डॉट जो होता है वो सिर्फ बताता है क्या कि सिंगल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड कहाँ होगा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा, सिर्फ इसी की व्याख्या करता है कौन, लेविस। जो लेविस डॉट है स्ट्रक्चर है सिर्फ इसी की व्याख्या करता है ये कि डबल सिंगल कहाँ बनेगा, डबल कहाँ बनेगा। ये व्याख्या नहीं कर पाता कि उस अणु की आकृति किस तरह की होगी, पिरामिडल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, किस तरह का होगा, यह सरल रेखीय होगा। तो उसका ये व्याख्या नहीं कर पाता लेविस डॉट। अब ये व्याख्या नहीं कर पाता है, इसी को व्याख्या करने के लिए कौन आया, वेस्पर थ्योरी आया। तो वेस्पर थ्योरी देखिए क्या करता है, VSEPR, वेस्पर थ्योरी क्या करता है, सहसंयोजी आकृति, वेस्पर थ्योरी सहसंयोजी आकृति को सहसंयोजी आकृति याद रखिए, सहसंयोजी जिसमें सहसंयोजी बंध बनता हो, तो सहसंयोजी आकृति को समझाने के लिए आकृति को समझाने के लिए एक सरल कार्यविधि है, एक सरल कार्यविधि उपलब्ध करता है। मैंने ये वेस्पर थ्योरी ये बताएगा कि किसी भी सहसंयोजी आकृति को किस तरह से समझाएं, उसका एक कार्य विधि है, उसको ये क्या करता है, उपलब्ध करता है कि आकृति कैसे बताना है। ठीक है, तो ये इसका हो गया कि लेविस डॉट ने नहीं बताया, उसको बताने के लिए किसको आना पड़ा, वेस्पर थ्योरी को आना पड़ा। अब वेस्पर थ्योरी आया तो सबसे पहले वेस्पर थ्योरी को यूज किसने किया, किसने बताया कि नहीं वेस्पर थ्योरी से हम किसी भी अणु की आकृति को बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी आया, वेस्पर थ्योरी को सर्वप्रथम वेस्पर थ्योरी को सर्वप्रथम सिजविक तथा पॉवेल, SIDGWICK, सिजविक एंड पॉवेल ने 1940 ईस्वी में परमाणुओं के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण तथा आकृति का पता लगाने के लिए कि जो बाहरी कक्षा में होंगे इलेक्ट्रॉन उनके बीच में प्रतिकर्षण तथा आकृति का पता लगाने के लिए वेस्पर थ्योरी का प्रतिपादन किया था, वेस्पर थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उस समय वेस्पर थ्योरी का प्रतिपादन क्यों हुआ कि सिजविक और पॉवेल ने क्या किया, 1940 में परमाणुओं के संयोजी कोष में अगर कोई परमाणु ए है तो इसके जो संयोजी कोष में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बाहरी कक्षा में, इस परमाणु के बाहरी कक्षा में, तब इसके बाहरी कक्षा में इनके बीच प्रतिकर्षण और इनकी आकृति को पता लगाने के लिए वेस्पर थ्योरी का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले किसने काम किया था, सर्वप्रथम सिजविक और पॉवेल ने। हालांकि इसके बाद संशोधन किया, वो भी लिख देता हूं, कुछ संशोधन किया था इसमें। ठीक है, जो आपका वेस्पर थ्योरी था उसको फिर संशोधन किया गया। तो इस विधि का दूसरा पॉइंट देखिए, क्योंकि सिजविक जो पॉवेल थ्योरी उन्होंने बना दिया था और उसका संशोधन करने के लिए भी आदमी आए, तो क्या लिखेंगे कि इस विधि का वेस्पर थ्योरी,
तो इस विधि को नाइहोम, क्या नाम था, नाइहोम तथा उसका साइंटिस्ट का नाम है गिलेस्पी, नाइहोम तथा गिलेस्पी, यानी नाई होम एंड गिलेस्पी, GILL रहेगा, गिलेस्पी, PI, गिलेस्पी, नाइहोम एंड गिलेस्पी ने फिर इसको 1957 ईस्वी में, ठीक है, 1940 ईस्वी में क्या हुआ था, ये प्रतिपादन किए थे दो आदमी मिलकर, सिजविक और पॉवेल ने। फिर इसमें कुछ जो कमियां थे, तो फिर 1957 ईस्वी में दोनों साइंटिस्ट ने, नाइहोम और गिलेस्पी ने मिलकर के 1957 ईस्वी में संशोधन किया। क्या क्या इसमें संशोधन किया, ईस्वी में और अधिक विकसित तथा संशोधन किया, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के, कौन कौन थे, नाइहोम और गिलेस्पी, 1957 में इसमें और संशोधन किया, जो इसमें कमियां था उसको दूर किया। माने काम वही था कि किसी भी अणु की आकृति को, उसके शेप को बताना, ठीक है, उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण को बताना, उसके क्या फर्क पड़ेगा प्रतिकर्षण से उसको बताना। बस मेन उद्देश्य इनका ये था कि जो लेविस डॉट के स्ट्रक्चर से हम आकृति को नहीं बता सकते थे, उस आकृति को हम किसी अणु को कैसे बताएंगे, और उसके बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपस में प्रतिकर्षण करेगा, तो किस तरह से प्रतिकर्षण करेगा कि उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अणु के आकृति के ऊपर। तो इसको बताने के लिए विस्फर थ्योरी आया था, ठीक है। अब विस्फर थ्योरी का हम लोग कुछ देख लेते हैं, क्या 1-2-3 पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है VSEPR, विस्फर थ्योरी की मूलभूत धारणाएं। मूलभूत धारणा, ठीक है। सबसे पहला नंबर, 1 नंबर इसमें धारणा क्या था इसका, मूलभूत। इसने बोला क्या कि जो केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में, जो बाहरी कक्षा होता है, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो बात सही है, प्रतिकर्षित करते हैं। अब क्यों करते हैं प्रतिकर्षित, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, समान ऋणात्मक आवेश होता है। क्योंकि लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनके ऊपर समान ऋणात्मक आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश होता है, ठीक है। तो माने सब पर ऋणात्मक आवेश होगा समान, उसके वजह से क्या हो गया कि प्रतिकर्षण करेंगे। इसमें किसने बताया, विस्फर थ्योरी ने बताया, नाइहोम गिलेस्पी ने सब मिल करके इन्होंने बताया कि जो भी केंद्रीय परमाणु होंगे उसके संयोजी कोश मतलब बाहरी कक्षा में, उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित हो करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। ये इसको धक्का इधर देगा, ये इसको धक्का इधर देगा। क्यों, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, और समान आवेश जब भी होता है तो प्रतिकर्षण ही होता है। अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण होता है। प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। अगर माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्लस माइनस क्या होगा, तो आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर समान आवेश होता है, एक जैसा, तो दोनों के ऊपर एक जैसा आवेश है, तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। इसने पहला पॉइंट में बताया था ये विस्फर थ्योरी के, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लगा कि अणु की आकृति, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन, युग्म की संख्या पर निर्भर करता है, क्या करेगा, उस संख्या पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस क्या होगा, अणु की आकृति किस पर निर्भर करता है, केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करता है। अगर ये सेंटर परमाणु है, इसमें सब में जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसी के ऊपर इसकी आकृति निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होते हैं, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। इसी के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होगा, उसी पर निर्भर करेगा किसका, अणु की आकृति। इसने बोला ये तीसरा पॉइंट में क्या बोला, ठीक है, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म एक निश्चित ज्यामिति संरचना बनाते हुए त्रिविम यानी 3D में स्थान रखते हैं। जितना भी संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे एक निश्चित ज्यामितीय संरचना बनाते हुए त्रिविम में स्थान रहेंगे, यानी 3D में। किसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें होते हैं, 3D में स्थान रखते हैं। तो 3D में स्थान रखते हैं तो क्या हो जाता है, तो जिसके फलस्वरूप, इसके जो 3D में स्थान रखते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके प्रतिकर्षण कम से कम हो पाए, जिसके फलस्वरूप उनके बीच प्रतिकर्षण करते हैं, उनमें जिसके फलस्वरूप उनमें, चाहे उनके बीच लगाना पड़े, उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, तो 3D में स्थान क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण कम हो। और जब प्रतिकर्षण कम होगा, 3D में स्थान रखेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, उनके पास, इस स्थिति में उनके मध्य, किसके, इलेक्ट्रॉन के मध्य, तो उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है। अब अधिकतम दूरी होगी तभी ना उनके बीच में प्रतिकर्षण कम होगा। तो 3D मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो 3 डायरेक्शन होगा। अब 3D में ये क्या करते हैं, जितने भी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो 3D में स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका प्रतिकर्षण कम हो जाए। अब प्रतिकर्षण कम होगा, इसका मतलब यही हो निकला, उस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी हो। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है। अब इनके बीच में दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। तो 3D में इस तरह का स्थान रखते हैं कि उनके बीच प्रतिकर्षण कम हो। और जब बीच में प्रतिकर्षण कम होगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि उनके बीच में जो दूरी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर के, युग्म के, वो क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये तीसरे पॉइंट में बता दिया। ठीक है, आगे हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट एकदम आसान है बिल्कुल। चौथा पॉइंट में बोला इन्होंने, बृहस्पति ने, जो साइंटिस्ट थे, बोला कि इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण का क्रम होता है, क्रम बता दिया उन्होंने, का क्रम होता है। उन्होंने प्रैक्टिकली करके देखा और क्रम बताया कि इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके बीच में प्रतिकर्षण किस तरह से होगा। तो उन्होंने बोला क्या कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किस में हो जाएगा, अगर एक लोन पेयर है और दूसरा क्या है, बॉन्ड पेयर है, उनके बीच में प्रतिकर्षण सबसे कम, उससे कम होगा। और सबसे कम किस में होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। तो ये इसने क्या कर दिया, क्रम बता दिया। तो लोन पेयर कौन सा, जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है, इसके बीच में अगर दो लोन पेयर इसके ऊपर में है, लोन पेयर किसे दिखाता है, दो चोटी बना करके दो, एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा, ये हो गया लोन पेयर प्रतिकर्षण। ठीक है, दूसरा कोई एक एटम है, ठीक है, उस पर तो एक लोन पेयर है और दूसरा क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। तो ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, इनके बीच में प्रतिकर्षण क्या होगा, इसके मुकाबले कम होगा। ये भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, दोनों लोन पेयर, इनके बीच में प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा इससे। तीसरा क्या है, कोई एटम ए है, इसके बॉन्ड पेयर है, यहाँ भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में जो प्रतिकर्षण होगा सबसे कम होगा, ना के बराबर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए सभी लोन बॉन्ड पेयर ही बनाया है तो सब प्रतिकर्षण समान करेंगे, तो जितना इसके बॉन्ड, अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, बॉन्ड एंगल पर। अभी प्रतिकर्षण करेगा तो इसका बॉन्ड एंगल सेम रहेगा क्योंकि प्रतिकर्षण कम है, इसका बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए नहीं होगा कि चेंज हो जाए, क्यों, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा सा प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इसके मुकाबले सबसे ज्यादा किसमें होता है, लोन पेयर में, इसमें तो और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल पे इसका फर्क पड़ता है। तो एलपी मतलब क्या होता है, लोन पेयर का होता है, लोन पेयर यानी एकाकी युग्म, ठीक है। अब बॉन्ड बीपी मतलब होता है बॉन्ड पेयर, क्या होता है, बॉन्ड पेयर मतलब बंधित युग्म, ठीक है, बंधित युग्म या आबंधी युग्म कहते हैं, बंधित, ये आबंधी लिखिए सबसे बड़ी, आबंधी युग्म, ठीक है। इसके ये होता है। पांचवा पॉइंट जो इन्होंने वेस्पर थ्योरी में बोला था, वो बोला था कि जब परमाणु में केवल बॉन्ड पेयर या केवल लोन पेयर हो, जब परमाणु हो उसके ऊपर में एक ही हो, या तो बॉन्ड पेयर हो या तो सिर्फ लोन पेयर हो, तो लोन पेयर होता है तो संरचना, जिसकी परमाणु की संरचना होगी वो क्या होगा, नियमित होगा, नियमित होती है संरचना। लेकिन बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर हो तो संरचना विकृत हो जाती है, विकृत हो जाती है, ठीक है। तो संरचना कैसी हो जाती है, विकृत हो जाती है, क्योंकि जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक साथ एक ही में आ जाएगा तो विकृत हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका ये टॉपिक जो था, जो वेस्पर थ्योरी का कुछ हमने क्या पढ़ लिया, धारणाएं पढ़ लिया कि वेस्पर थ्योरी के मूलभूत धारणा क्या होती है, ठीक है। इसके 5 टॉपिक पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, 43 मिनट का हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर वेस्पर थ्योरी के हम लोग आगे बढ़ाएंगे और वेस्पर थ्योरी में क्या क्या था, उसकी हम लोग आकृति देखेंगे, संरचना देखेंगे किस तरह से था, तो क्या होगा, ठीक। देखने के लिए धन्यवाद।